आपदा प्रबंधन। आपदा प्रकृति की घटना हो सकती है, किंतु उसका व्यापक विनाश प्रायः प्रकृति और मानवीय असावधानी के संयुक्त परिणाम से उत्पन्न होता है। भारत अपनी विशाल भौगोलिक स्थिति, विविध जलवायु, लंबी तटरेखा, युवा हिमालय तथा विशाल नदी तंत्र के कारण अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। यहाँ हिमालयी क्षेत्रों में भूकंप एवं भूस्खलन, नदी घाटियों में बाढ़, तटीय क्षेत्रों में चक्रवात एवं सुनामी, वर्षा आश्रित क्षेत्रों में सूखा तथा विभिन्न भागों में लू, बादल फटना और वनाग्नि जैसी आपदाएं आती रहती हैं। इनका प्रभाव केवल जनधन की हानि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कृषि, उद्योग, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समग्र विकास को प्रभावित करता है। इसलिए आपदा को केवल आकस्मिक प्राकृतिक घटना मानना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक चुनौती आपदा की घटना से अधिक उसके जोखिम को पहचानने, कम करने और उसके बाद शीघ्र पुनर्निर्माण करने की है। भारत में प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप भारत की गंभीर आपदाओं में से एक है। हिमालय एक युवा एवं सक्रिय पर्वत प्रणाली होने के कारण भूकंपीय दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। पूर्वोत्तर भारत, हिमालयी क्षेत्र तथा कुछ अन्य क्षेत्र भी भूकंप के जोखिम से प्रभावित है। भूकंप को रोकना संभव नहीं है, इसलिए भूकंपरोधी भवन निर्माण, भवन संहिता का पालन और जन जागरूकता इसके प्रभाव को कम करने के प्रमुख उपाय हैं। बाढ़ भारत की सबसे व्यापक प्राकृतिक आपदाओं में से है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के मैदानों में मानसूनी वर्षा, नदियों का उफान तथा जल निकासी की समस्या बाढ़ को बढ़ाती है। शहरी क्षेत्रों में जल निकासी मार्गों पर अतिक्रमण और अनियोजित निर्माण ने शहरी बाढ़ की समस्या को और गंभीर बनाया है। नदी क्षेत्र का वैज्ञानिक प्रबंधन, जल निकासी व्यवस्था, बाढ़ पूर्व चेतावनी तथा जलग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है। चक्रवात विशेष रूप से भारत के पूर्वी तट के लिए बड़ी चुनौती है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा अन्य तटीय क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। आधुनिक मौसम पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी के कारण चक्रवातों में जनहानि कम करने की क्षमता बढ़ी है। तटीय आश्रय केंद्र, मैंग्रोव संरक्षण और समय पर सुरक्षित निकासी इस दिशा में महत्वपूर्ण है। सूखा मुख्यतः वर्षा की कमी, मानसून की अनिश्चितता और जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन से उत्पन्न होता है। इसका सबसे अधिक प्रभाव कृषि, ग्रामीण रोजगार और पेयजल पर पड़ता है। वर्षा जल संचयन, सूक्ष्म सिंचाई, जल संरक्षण, सूखा रोधी कृषि तथा फसल विविधीकरण इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। भूस्खलन हिमालय तथा अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमुख समस्या है। अत्यधिक वर्षा, भूकंपीय गतिविधियां, वनों की कटाई तथा अनियोजित सड़क एवं भवन निर्माण इसके जोखिम को बढ़ाते हैं। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, ढलानों का संरक्षण, वैज्ञानिक निर्माण तथा वृक्षारोपण आवश्यक हैं। भारत के तटीय क्षेत्रों को सुनामी का भी खतरा रहता है। समुद्र के भीतर भूकंपीय गतिविधियों से उत्पन्न सुनामी अत्यंत तीव्र गति से तटीय क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। इसके लिए समुद्री चेतावनी प्रणाली और तटीय क्षेत्रों में शीघ्र निकासी की व्यवस्था आवश्यक। आपदाओं को बढ़ाने वाले मानवीय कारण इसके अतिरिक्त बादल फटना एवं अचानक बाढ़, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में कम समय में व्यापक क्षति पहुंचा सकते हैं। वहीं लू और अत्यधिक तापमान स्वास्थ्य, जल उपलब्धता और श्रम उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। बढ़ते तापमान के कारण वनाग्नि की घटनाएं भी गंभीर पर्यावरणीय चुनौती बन सकती हैं। प्राकृतिक आपदा का प्रभाव केवल प्रकृति द्वारा निर्धारित नहीं होता। अनियोजित शहरीकरण, वनों की कटाई, नदी क्षेत्रों में अतिक्रमण, अवैज्ञानिक खनन, कमजोर निर्माण तथा पर्यावरणीय नियमों की उपेक्षा आपदा के जोखिम को बढ़ाते हैं। प्राकृतिक खतरे को आपदा बनने से रोकना ही आधुनिक आपदा प्रबंधन की सबसे बड़ी कसौटी है। इसी कारण विकास योजनाओं में पर्यावरणीय सुरक्षा और आपदा जोखिम को प्रारंभ से ही शामिल करना आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन और आप जलवायु परिवर्तन ने भारत की आपदा संबंधी चुनौतियों को और जटिल बनाया है। अत्यधिक वर्षा, लंबे समय तक सूखा, तीव्र गर्मी, समुद्र स्तर में वृद्धि तथा चरम मौसम की घटनाएं अनेक क्षेत्रों की संवेदनशीलता बढ़ा सकती हैं। जलवायु परिवर्तन ने आपदा प्रबंधन को केवल राहत का विषय नहीं, बल्कि सतत विकास और पर्यावरणीय न्याय का प्रश्न बना दिया है। अतः जलवायु अनुकूल कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, हरित अवसंरचना और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण दीर्घकालीन समाधान का हिस्सा होना चाहिए।
भारत में आपदा प्रबंधन। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ने आपदा प्रबंधन के लिए एक व्यापक संस्थागत ढांचा प्रदान किया। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थाएं कार्य करती हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नीतिगत दिशा प्रदान करता है तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल खोज एवं बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधुनिक आपदा प्रबंधन में केवल राहत एवं बचाव पर्याप्त नहीं है। इसमें रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण सभी शामिल होने चाहिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इसमें भूमिका निभा रहे हैं। उपग्रह, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, मौसम पूर्वानुमान, ड्रोन तथा मोबाइल आधारित चेतावनी प्रणालियां आपदा से पहले और उसके दौरान निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाती हैं। पूर्व चेतावनी में किया गया निवेश आपदा के बाद होने वाली क्षति की भरपाई से कहीं अधिक मानवीय और आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है। आगे की राह। भारत को राहत केंद्रित व्यवस्था से आगे बढ़कर जोखिम केंद्रित और समुदाय केंद्रित आपदा प्रबंधन अपनाना होगा। प्रत्येक जिले के जोखिम का वैज्ञानिक मानचित्रण, आपदा रोधी भवन निर्माण, विद्यालयों में नियमित अभ्यास, स्थानीय निकायों की क्षमता वृद्धि और अंतिम व्यक्ति तक पूर्व चेतावनी पहुंचाना आवश्यक है। साथ ही नदियों, वनों, आर्द्रभूमियों, मैंग्रोव तथा पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति स्वयं एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। आपदा के बाद पुनर्निर्माण में बिल्ड बैक बेटर की अवधारणा अपनानी चाहिए, अर्थात पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और लचीली अवसंरचना का निर्माण किया जाए। निष्कर्ष। भारत में आपदाएं उसकी भौगोलिक एवं जलवायवीय वास्तविकता का हिस्सा हैं। इन्हें पूर्णतः समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन इनके जोखिम और विनाशकारी प्रभाव को वैज्ञानिक योजना, पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी क्षमता और जनभागीदारी से काफी कम किया जा सकता है। आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण केवल मजबूत इमारतों से नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों, सक्षम संस्थाओं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रकृति के साथ संतुलित विकास से होगा। अतः भारत की आपदा नीति का लक्ष्य केवल आपदा के बाद राहत पहुंचाना नहीं, बल्कि आपदा से पहले जोखिम घटाना, संकट के समय जीवन बचाना और संकट के बाद समाज को पहले से अधिक सक्षम बनाना होना चाहिए। यही दृष्टिकोण सुरक्षित, सतत और आपदा लचीले भारत की आधारशिला बनेगा। कृषि, वर्तमान स्थिति, चुनौतियां एवं संभावनाएं। भूमिका। कृषि केवल अन्न उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण समाज और खाद्य सुरक्षा की आधारशिला है। भारत की सभ्यता और संस्कृति का विकास कृषि के साथ गहराई से जुड़ा रहा है। आज भी देश की बड़ी ग्रामीण आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। कृषि हमें केवल खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि उद्योगों के लिए कच्चा माल, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान करती है। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किंतु वर्तमान समय में भारतीय कृषि अनेक नई चुनौतियों से गुजर रही है। जलवायु परिवर्तन, घटते जल संसाधन, छोटे एवं सीमांत जोत, बढ़ती लागत, बाजार संबंधी समस्याएं तथा कृषि आय में अस्थिरता इसके सामने प्रमुख प्रश्न हैं। अतः आज आवश्यकता केवल अधिक उत्पादन की नहीं, बल्कि ऐसी कृषि व्यवस्था की है जो उत्पादक, लाभकारी, टिकाऊ, तकनीक सक्षम और जलवायु अनुकूल हो। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं भारतीय कृषि की आधारभूत विशेषताएं स्वतंत्रता के समय भारत खाद्यान्न की कमी और कृषि की निम्न उत्पादकता जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। सिंचाई, उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक तथा आधुनिक कृषि तकनीकों के विस्तार ने कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। हरित क्रांति ने विशेष रूप से गेहूं और धान के उत्पादन में वृद्धि करके भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया। लेकिन हरित क्रांति का लाभ सभी क्षेत्रों और सभी फसलों में समान रूप से नहीं पहुंचा। कुछ क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट तथा रासायनिक इनपुट पर बढ़ती निर्भरता जैसी समस्याएं भी सामने आईं। भारतीय कृषि की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी विविधता है। देश में हिमालयी क्षेत्र से लेकर तटीय मैदान, शुष्क प्रदेश से लेकर अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र तक विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां हैं। इसलिए यहाँ धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, कपास, चाय, कॉफी, फल, सब्जियां तथा अनेक बागवानी फसलों का उत्पादन होता है। भारत की कृषि की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता है
और यही विविधता भविष्य की कृषि नीति का आधार भी बन सकती है। वर्तमान परिदृश्य एवं प्रमुख चुनौतियां। भारतीय कृषि के सामने पहली बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन है। अनियमित मानसून, अत्यधिक वर्षा, सूखा, लू, ओलावृष्टि तथा तापमान में वृद्धि फसल उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। कृषि की मानसून पर निर्भरता इस जोखिम को और बढ़ाती है। दूसरी चुनौती जल संकट है। सिंचाई के विस्तार के बावजूद अनेक क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन चिंता का विषय है। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो कृषि की दीर्घकालीन उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। इसलिए अधिक सिंचाई के बजाय कम जल में अधिक उत्पादन की दिशा में बढ़ना आवश्यक है। तीसरी चुनौती छोटे एवं सीमांत किसानों की आर्थिक असुरक्षा है। छोटी जोत, महंगे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मशीनरी और ऊर्जा की लागत तथा बाजार में मूल्य की अनिश्चितता किसान की आय को प्रभावित करती है। चौथी चुनौती कृषि विपणन और भंडारण से जुड़ी है। उत्पादन के बाद पर्याप्त भंडारण, कोल्ड चेन, प्रसंस्करण और बेहतर बाजार संपर्क का अभाव किसानों को अपनी उपज उचित मूल्य पर बेचने में कठिनाई पैदा कर सकता है। पांचवी चुनौती फसल विविधीकरण का अभाव है। कुछ क्षेत्रों में सीमित फसलों पर अत्यधिक निर्भरता से मृदा, जल और जैव विविधता पर दबाव बढ़ता है। इसके स्थान पर दलहन, मोटे अनाज, बागवानी तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल फसलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन भी महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, मौसम आधारित सलाह, डिजिटल बाजार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सटीक कृषि तथा आधुनिक सिंचाई तकनीक उत्पादन लागत कम करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग में सहायक हो सकती हैं। किंतु तकनीक का लाभ छोटे किसानों तक पहुंचाना भी उतना ही आवश्यक है। सरकारी प्रयास एवं कृषि सुधार। भारतीय सरकार ने कृषि की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से पात्र किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक जोखिमों से होने वाले फसल नुकसान के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करती है। सिंचाई के क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और सिंचाई क्षमता को बढ़ावा देना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी पहल किसानों को मृदा की स्थिति के आधार पर उर्वरक उपयोग के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है। ई नाम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म कृषि बाजारों को अधिक पारदर्शी और व्यापक बनाने की दिशा में प्रयास हैं। इसके अतिरिक्त किसान उत्पादक संगठनों, कृषि प्रसंस्करण, भंडारण और कृषि अवसंरचना को बढ़ावा देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मोटे अनाजों को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। श्रेयन पोषण, जल दक्षता और जलवायु अनुकूल कृषि की दृष्टि से उपयोगी विकल्प प्रस्तुत करता है। हालांकि केवल सरकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं। योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम किसान तक पहुंचे, इसके लिए पारदर्शिता, स्थानीय स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन, कृषि विस्तार सेवाओं और किसान जागरूकता को मजबूत करना आवश्यक है। समाधान एवं आगे की राह। भारतीय कृषि को भविष्य के लिए सक्षम बनाने हेतु सतत एवं जलवायु स्मार्ट कृषि को प्राथमिकता देनी होगी। कम जल वाली फसलों, सूक्ष्म सिंचाई, वर्षा जल संचयन तथा भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, फसल विविधीकरण आवश्यक है। दलहन, तिलहन, बागवानी, मोटे अनाज और स्थानीय कृषि उत्पादों को प्रोत्साहन देकर किसानों की आय के स्रोत बढ़ाए जा सकते हैं। तीसरा, कृषि को केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर कृषि आधारित मूल्य श्रृंखला से जोड़ना होगा। भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग, परिवहन और निर्यात के माध्यम से किसान को अपनी उपज का अधिक मूल्य प्राप्त हो सकता है। चौथा, छोटे किसानों को कृषक उत्पादक संगठनों एफपीए माध्यम से सामूहिक खरीद, उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन से जोड़ा जा सकता है। पांचवा, कृषि में तकनीक का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। ड्रोन, डिजिटल सलाह, मौसम पूर्वानुमान और सटीक कृषि जैसी सुविधाएं केवल बड़े किसानों तक सीमित न रहें, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों तक भी पहुंचें। भविष्य की भारतीय कृषि वही होगी जो अधिक उत्पादन के साथ कम संसाधनों का उपयोग करे और किसान को अधिक आय प्रदान करे। साथ ही कृषि शिक्षा, अनुसंधान, स्थानीय बीजों का संरक्षण, जैविक एवं प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग तथा कृषि विस्तार सेवाओं को मजबूत करना आवश्यक है। निष्कर्ष। भारतीय कृषि आज एक ऐसे संक्रमण बिंदु पर खड़ी है जहां पारंपरिक अनुभव और आधुनिक तकनीक का संतुलित समन्वय आवश्यक है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन भविष्य की चुनौतियां केवल अधिक उत्पादन से हल नहीं होंगी।
जल संकट, जलवायु परिवर्तन, भूमि की गुणवत्ता, बाजार अस्थिरता और किसान आय जैसे प्रश्नों का समग्र समाधान आवश्यक है। अन्नदाता को केवल उत्पादक नहीं, बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था का सहभागी और मूल्य सृजन का वास्तविक भागीदार बनाना ही कृषि सुधारों की सफलता की कसौटी है। अतः भारतीय कृषि का भविष्य सतत उत्पादन, जल संरक्षण, फसल विविधीकरण, आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार व्यवस्था, कृषि प्रसंस्करण और किसान केंद्रित नीतियों में निहित है। जब कृषि लाभकारी और टिकाऊ बनेगी, तभी ग्रामीण भारत मजबूत होगा और आत्मनिर्भर, समावेशी एवं विकसित भारत का लक्ष्य वास्तविक अर्थों में साकार हो सकेगा। परिवर्तन से निपटने में नई ऊर्जा स्रोतों की भूमिका। जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण की समस्या नहीं, बल्कि मानव सभ्यता, अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ी चुनौती है। औद्योगिक विकास ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया, किंतु कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग ने वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ाई है। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक तापमान में वृद्धि, मौसम की चरम घटनाएं, हिमनदों का पिघलना, समुद्र स्तर में वृद्धि तथा जैव विविधता पर संकट जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। अनियमित मानसून, लू, सूखा, बाढ़ और चक्रवात जैसी घटनाएं विकास तथा आजीविका को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में नई एवं स्वच्छ ऊर्जा स्रोत केवल ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करने का माध्यम नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति का महत्वपूर्ण आधार है। जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर औद्योगिक क्रांति के बाद आर्थिक विकास मुख्यतः कोयला, तेल और गैस पर आधारित रहा। इनसे ऊर्जा उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन इनके दहन से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अनेक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ा। भारत जैसे विकासशील देश के सामने चुनौती दोहरी है। एक ओर ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करना और दूसरी ओर विकास को पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बनाए रखना। इसलिए ऊर्जा संक्रमण का उद्देश्य केवल जीवाश्म ईंधनों को कम करना नहीं, बल्कि सुरक्षित, सस्ती, विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। ऊर्जा संक्रमण वास्तव में विकास की दिशा बदलने की प्रक्रिया है, अधिक ऊर्जा से अधिक स्वच्छ और अधिक कुशल ऊर्जा की ओर। नई ऊर्जा के प्रमुख स्रोत भारत के पास सौर ऊर्जा की व्यापक संभावनाएं हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध होने के कारण सौर ऊर्जा को घरों, उद्योगों और कृषि क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है। रूफटॉप सोलर तथा सौर सिंचाई पंप ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी हो सकते हैं। पवन ऊर्जा भी स्वच्छ ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। विशेष रूप से तटीय और कुछ पठारी क्षेत्रों में इसकी अच्छी संभावनाएं हैं। सौर और पवन ऊर्जा को एक दूसरे के पूरक के रूप में विकसित किया जा सकता है। जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन का अपेक्षाकृत कम कार्बन स्रोत है। हालांकि बड़े बांधों के निर्माण में विस्थापन, पारिस्थितिक प्रभाव और नदी तंत्र से जुड़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। बायोमास और बायोगैस ग्रामीण भारत में कृषि अवशेष और जैविक अपशिष्ट को ऊर्जा में का अवसर प्रदान करते हैं। इससे कचरा प्रबंधन और ग्रामीण ऊर्जा दोनों समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसके अतिरिक्त ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विशेषकर ऐसे उद्योगों में जहां प्रत्यक्ष विद्युतीकरण कठिन है, हाइड्रोजन एक वैकल्पिक विकल्प बन सकता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने में भूमिका। नई ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। यदि बिजली उत्पादन में कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधनों की निर्भरता कम होती है और नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ती है, तो ऊर्जा क्षेत्र का कार्बन उत्सर्जन घटाया जा सकता है। स्वच्छ ऊर्जा से वायु प्रदूषण कम करने में भी सहायता मिलती है। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नई ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करती है। जीवाश्म ईंधनों के आयात पर अत्यधिक निर्भरता अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और भू राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित करती है। इसके विपरीत सूर्य और हवा जैसे प्राकृतिक संसाधन घरेलू स्तर पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा दूर दराज के क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाने में सहायक हो सकती है। इससे ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी लाभ मिल सकता है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से भारत ने सौर ऊर्जा के वैश्विक विस्तार की दिशा में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का प्रयास किया है।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और उससे संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तथा जैव ऊर्जा के क्षेत्र में भी विभिन्न नीतिगत प्रयास किए जा रहे हैं। भारत की ऊर्जा नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह होना चाहिए कि ऊर्जा परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक विकास और ऊर्जा की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो। प्रमुख चुनौतियां। हालांकि नई ऊर्जा के विस्तार में अनेक चुनौतियां भी हैं। सौर और पवन ऊर्जा मौसम पर निर्भर है, इसलिए उनकी निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा भंडारण और मजबूत ग्रिड व्यवस्था आवश्यक है। सौर पैनलों, बैटरियों और अन्य तकनीकों के लिए आवश्यक खनिजों की आपूर्ति भी एक चुनौती है। इनके उत्पादन, उपयोग और निपटान में पर्यावरणीय मानकों का पालन करना आवश्यक होगा। इसके अलावा प्रारंभिक निवेश, भूमि की उपलब्धता, तकनीकी क्षमता तथा पुराने ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के पुनः कौशल विकास की आवश्यकता है। हरित ऊर्जा की सफलता केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाने में नहीं, बल्कि ऐसी ऊर्जा व्यवस्था बनाने में है जो सस्ती, विश्वसनीय, समावेशी और पर्यावरण अनुकूल। आगे की राह। भारत को सौर पवन ऊर्जा के साथ ऊर्जा भंडारण को तेजी से विकसित करना चाहिए। स्मार्ट ग्रिड, बैटरी तकनीक और विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ावा देना आवश्यक है। ऊर्जा दक्षता पर भी समान ध्यान देना होगा। केवल नई बिजली पैदा करना पर्याप्त नहीं है। कम ऊर्जा में अधिक उत्पादन की दिशा में उद्योग, भवन और परिवहन क्षेत्र को विकसित करना होगा। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक वाहन, जैव ऊर्जा और अपशिष्ट से ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही ये सुनिश्चित करना होगा कि ऊर्जा संक्रमण का लाभ केवल बड़े उद्योगों तक सीमित न रहे। गरीब, ग्रामीण और दूरस्थ समुदायों की ऊर्जा आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित करना होगा। निष्कर्ष। जलवायु परिवर्तन के दौर में ऊर्जा व्यवस्था का परिवर्तन भारत के लिए चुनौती के साथ एक बड़ा अवसर भी है। नई ऊर्जा स्रोत भारत को कार्बन उत्सर्जन कम करने, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने, प्रदूषण घटाने और नए रोजगार एवं उद्योग विकसित करने में सहायता कर सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा केवल जलवायु की रक्षा का साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और सतत विकास की आधारशिला है। अतः भारत को ऐसी ऊर्जा नीति अपनानी होगी जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण, तकनीकी नवाचार और जन भागीदारी का समन्वय हो। यही मार्ग भारत को जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के साथ साथ सुरक्षित, स्वच्छ, आत्मनिर्भर और सतत भविष्य की ओर ले जा सकता है।